दोस्तों, क्या आप जानते हैं इराक और अमेरिका के बीच जो जंग हुई थी उस वक्त इराक में एक ऐसा मुस्लिम स्नाइपर भी था जिसने अकेला ही 37 अमेरिकन सोल्जर्स को मार गिराया था और उनमें से ज्यादातर को उसने सीधा हेडशॉट दिया था। ये बात है उस खौफनाक स्नाइपर जुबा की, जो उस वक्त अमेरिकन आर्मी के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। फिल्म का नाम है द वॉल। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और आप देख रहे हैं नो द स्टोरी। फिल्म की शुरुआत होती है इराक के एक तपते हुए रेगिस्तानी से। उस वक्त जंग लगभग खत्म होने वाला था और प्रेसिडेंट बुश ने जीत अनाउंस भी कर दी थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी, क्योंकि इराक के कई हिस्सों में अभी भी गुरिल्ला हमले हो रहे थे, छुपकर हमले किए जा रहे थे और अमेरिकन सोल्जर्स को टारगेट बनाया जा रहा था। और सबसे ज्यादा डर इराकी स्नाइपर्स से लगता था, जो बिना दिखे अचानक हमला करते और सोल्जर्स को मौत के मुंह में ढकेल देते। ऐसी ही एक जगह का पता चलता है जहां रेगिस्तान के बीच अमेरिकन लोग ऑयल पाइपलाइन का काम कर रहे होते हैं, लेकिन वहां का सीन देखकर सब हिल जाते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले 10 लोग एक एक करके मार दिए गए होते हैं और सबके सिर पर एकदम परफेक्ट हेडशॉट। ये काम किसी नॉर्मल इंसान का नहीं हो सकता, ये किसी प्रोफेशनल स्नाइपर का ही काम है। इसी सिचुएशन को चेक करने के लिए भेजे जाते हैं 2 सोल्जर्स, सार्जेंट मैथ्यूज और आइजैक। दोनों ही यूएस आर्मी के ट्रेन्ड स्नाइपर टीम का हिस्सा होते हैं, जहां मैथ्यूज मेन शूटर है और आइजैक उसका स्पॉटर। पिछले 18 घंटे से दोनों अपनी स्नाइपर राइफल के स्कोप से पूरी जगह पर नजर बनाए हुए होते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ एक टूटी हुई दीवार और कुछ लाशें ही नजर आती हैं। इस बीच दोनों जुबा के बारे में बात करते हैं, वही खतरनाक स्नाइपर जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। उन्हें शक होता है कि शायद ये सब उसी का काम है और हो सकता है वो अभी भी वहीं कहीं छुपा हुआ हो। लगातार 22 घंटे तक कुछ भी संदिग्ध न देखने के बाद मैथ्यूज का पेशेंस टूटने लगता है। आइजैक उसे रोकता है, जुबा का नाम याद दिलाता है, लेकिन मैथ्यूज बिना सोचे समझे आगे बढ़ने लगता है। वो रेडियो पर आइजैक से कांटेक्ट में रहता है और धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ बढ़ता है। धूल और हवा के कारण आइजैक का विजन क्लियर नहीं होता, फिर भी वो स्कोप से मैथ्यूज पर नजर रखता रहता है। जैसे ही मैथ्यूज आगे बढ़ता है, वो आसपास पड़ी लाशों को देखकर शॉक हो जाता है। सभी बॉडीज पर एक ही पैटर्न, हेडशॉट। अब उसे समझ आ जाता है कि वो एक ट्रेंड किलर के सामने आ चुका है और उसे यहां आना नहीं चाहिए था, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। अचानक एक गोली आकर उसे लगती है। वो चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। उसके पास से और भी गोलियां निकलती हैं। वो आइजैक को चिल्लाकर बताता है कि उसे गोली लग गई है। आइजैक बिना सोचे उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन अब उस पर भी फायरिंग शुरू हो जाती है। वो जिगजैग भागकर बचने की कोशिश करता है, हेडशॉट से बच जाता है, लेकिन उसकी बैग और गियर में गोली लगती है और फिर एक गोली उसके घुटने के नीचे घुस जाती है। दर्द से चीखते हुए आइजैक किसी तरह टूटे हुए दीवार के पीछे कवर ले लेता है। अब दोनों रेडियो पर बात करते हैं। मैथ्यूज आइजैक से कहता है कि बेस कैंप से कांटेक्ट करे। आइजैक ट्राई करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेडियो का एंटीना टूट चुका है। अब वो बिल्कुल कट ऑफ हो चुका है। मैथ्यूज समझ जाता है कि शायद उसका अंत पास है। वो एक लास्ट बार कोशिश करना चाहता है, लेकिन आइजैक स्नाइपर की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पकड़ पाता। वो दीवार के पीछे से थोड़ा स्पेस बनाने की कोशिश करता है ताकि वो देख सके, लेकिन इस प्रोसेस में उसका हाथ भी घायल हो जाता है। उसका पैर पहले ही खून से भर चुका होता है। कुछ देर बाद जब वो मैथ्यूज को बुलाता है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। समझ जाता है मैथ्यूज अब जिंदा नहीं रहा। अब आइजैक अकेला है, जख्मी, थका हुआ और एक स्नाइपर के सामने फंसा हुआ। अपनी जान बचाने के लिए वो अपने पैर से गोली निकालता है, दर्द से चीखते हुए किसी तरह बैंडेज करता है। थकान के कारण वो वहीं सो जाता है। अचानक रेडियो की आवाज से उसकी आंख खुलती है। बेस कैंप से कोई उसे कांटेक्ट करता है, खुद को कैप्टन सिम्स बताता है। आइजैक सिचुएशन समझाता है और बैकअप मांगता है, लेकिन सिम्स उसे कहता है पहले अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ और एक इमरजेंसी फायर करो। ये सुनते ही आइजैक कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग में सिखाया गया था कभी भी अपनी पोजीशन रिवील मत करो। फिर भी जब प्रेशर बढ़ता है, वो फायरिंग करने ही वाला होता है, तभी उसे कैप्टन के एक्सेंट पर डाउट होता है। वो कहता है, तुम्हारी आवाज अमेरिकन नहीं लग रही, तुम हो कौन? और तभी सब कुछ बदल जाता है। कैप्टन की आवाज बदलती है और वो कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह छुपा हुआ हूं, उसी दीवार के पीछे।
मतलब इतनी देर से जो उसे गाइड कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि जुबा खुद था। अब वो कहता है, मैं तुम्हें पहले ही मार सकता था, लेकिन सोचा थोड़ा बात करते हैं। अब आइजैक समझ जाता है कि वो एक खतरनाक खेल में फंस चुका है। वो फिर से बेस कैंप से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। जुबा कहता है, मैथ्यूज अभी भी मेरी रेंज में है, मैं चाहूं तो उसे कभी भी मार सकता हूं। अब आइजैक मजबूर है, उसे बात करनी ही पड़ेगी। जुबा कहता है, मुझे मिलिट्री सीक्रेट्स नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें जानना चाहता हूं। वो उसकी फैमिली, उसके दोस्त, सबके बारे में पूछता है और कहता है वो कोई सोल्जर नहीं, सिर्फ एक आम इराकी आदमी है। आइजैक पहले मना करता है, लेकिन मैथ्यूज की जान के डर से बात करना शुरू करता है। इसी बीच वो स्कोप से जुबा की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करता है। बैकग्राउंड में आने वाली लोहे की आवाज से क्लू पकड़ने की कोशिश करता है। वो क्रेन और कंटेनर्स के पास सर्च करता है, लेकिन कोई नहीं दिखता। वो दीवार के एक साइड से झांकने की सोचता है, लेकिन डर के मारे रुक जाता है। उधर जुबा उससे बातों में उलझाए रखता है। फिर अचानक जुबा उससे उसके दोस्त डीन के बारे में पूछता है। ये सुनकर आइजैक शॉक हो जाता है और सोचता है, इसे डीन के बारे में कैसे पता। जुबा उसे कहता है कि उसने आइजैक के पास पड़ा हुआ डीन का टूटा हुआ स्कोप देख लिया है और उसका अंदाजा है कि डीन नाम का कोई इंसान आइजैक के बहुत करीब था, वरना कोई किसी और का टूटा हुआ स्कोप लेकर क्यों घूमेगा। आइजैक बार बार जुबा से पूछता है कि उसे डीन के बारे में कैसे पता चला, लेकिन जुबा सीधा जवाब देने के बजाय उसका मजाक उड़ाता रहता है। इधर आइजैक की कंडीशन और खराब होती जा रही होती है। तेज धूप, खून बहना और डिहाइड्रेशन के कारण उसका गला बिल्कुल सूख चुका होता है। जब वो पानी पीने के लिए बोतल उठाता है तो देखता है कि बोतल में गोली लग चुकी है और एक बूंद पानी भी नहीं बचा। तब जुबा एक ऐसी बात बोलता है जो आइजैक को अंदर से हिला देती है। वो कहता है, तुम्हारी वाटर बॉटल और रेडियो मैंने जानबूझकर शूट किया था ताकि तुम किसी से कांटेक्ट न कर पाओ और धीरे धीरे तड़प कर मरो। सिर्फ इतना ही नहीं, जुबा ये भी बताता है कि वो चाहता तो आइजैक को तुरंत हेडशॉट दे सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर उसके पैर पर गोली मारी ताकि वो धीरे धीरे खून बहकर मर जाए। ये सुनकर आइजैक को यकीन ही नहीं होता कि इतनी दूरी से कोई इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है। यहीं से समझ आता है कि जुबा एक नेक्स्ट लेवल स्नाइपर है और सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मेंटली भी आइजैक को तोड़ रहा है। आइजैक को समझ ही नहीं आ रहा कि जुबा उसे देख कैसे रहा है और उसके बारे में सब कैसे जानता है। गुस्से में आकर आइजैक अपनी राइफल उठाता है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि टारगेट कहां है। फ्रस्ट्रेशन में वो राइफल से जमीन पर वार करता रहता है। तब जुबा उसे कहता है, जिस दीवार के पीछे तुम छुपे हो वो कभी एक स्कूल था। तुम अमेरिकन्स ने इस देश को इतना बर्बाद कर दिया कि स्कूल तक नहीं बचे। ये सुनकर आइजैक जवाब देता है कि वो लोग यहां आतंकियों से इराक को बचाने आए हैं, लेकिन जुबा के लिए ये सब सिर्फ झूठ लगता है। आइजैक फिर से स्कोप के जरिए देखने की कोशिश करता है और उसे शक होता है कि दूर क्रेन और कंटेनर्स के बीच जो कचरे का ढेर है, शायद जुबा वहीं छुपा है। वो कहता है, मुझे पता है तुम जुबा हो, मौत का दूसरा नाम। लेकिन जुबा फिर भी कहता है, मैं सिर्फ एक आम इराकी आदमी हूं। अब तक आइजैक की बॉडी ऑलमोस्ट गिव अप कर रही होती है। प्यास, भूख और खून के कारण वो बोलने तक की ताकत खो देता है। फिर भी जब जुबा उसे डीन के बारे में पूछता रहता है तो आइजैक मजबूरी में बोलता है। वो बताता है कि वो और डीन बचपन के दोस्त थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे और वो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता। तब जुबा एक और डरावनी बात बोलता है, जब मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम्हारी चमड़ी उतार लूंगा और तुम्हारी जुबान तुम्हारे सीने से बांध दूंगा। यह सुनकर आइजैक तो गुस्सा फट पड़ता है, वो उसे गाली देने लगता है। अब आइजैक अपनी जैकेट को राइफल पर लपेटकर उस पर हेलमेट रख देता है और उसे दीवार के ऊपर दिखाता है। उसका प्लान होता है कि जुबा उस हेलमेट को इंसान समझकर फायर करे, लेकिन जुबा इतना बेवकूफ नहीं होता। वो इस ट्रिक को समझ जाता है और फायर नहीं करता। टाइम बीतता जाता है और आइजैक की कंडीशन और खराब होती जा रही होती है। पानी खत्म, खाना नहीं और रेगिस्तान की गर्मी सब मिलकर उसे तोड़ रहे होते हैं। तभी अचानक एक तूफान शुरू हो जाता है। आइजैक मजबूरन एक पैर पर कूदते हुए दीवार के दूसरे साइड जाता है और वहां उसे एक डेड बॉडी दिखती है। वो मुश्किल से वहां तक पहुंचता है और उसका बैग उठाकर वापस दीवार के पीछे आता है। इस बार जुबा एक शॉट लेता है, लेकिन गोली उसके पास वाली दीवार पर लगती है। फिर वो लगातार कुछ और शॉट्स फायर करता है, जिससे दीवार टूटने लगते हैं। आइजैक बैग खोलता है और उसमें से पानी की बोतल मिलती है। वो बिना सोचे सब पानी पी जाता है। साथ ही एक केक भी मिलता है जिसे वो जल्दी से खा लेता है। तब जुबा फिर रेडियो पर आता है और कहता है,
मैं तुम्हें पहले ही मार सकता था, लेकिन तुमसे बात करने में मजा आ रहा है। आइजैक उसे इग्नोर करते हुए स्कोप से दोबारा देखने की कोशिश करता है, लेकिन दीवार पर हुई फायरिंग के कारण उसका स्कोप भी टूट चुका होता है। अब वो टूटे हुए स्कोप से देखने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिखता। जुबा फिर बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि वो बगदाद में एक स्कूल टीचर था, लेकिन अमेरिकन ने उसका स्कूल उड़ा दिया। उसके हाथ में अभी भी बॉम्ब के छोटे टुकड़े लगे हुए हैं, जो उसे हर वक्त उसकी बर्बादी याद दिलाते हैं। वो ये भी बताता है कि उसने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है और उसे इंग्लिश और अमेरिकन पोएट्स की कविताएं याद हैं। फिर वो अचानक एडगर एलन पो की एक पोएम सुनाना शुरू कर देता है। तभी आइजैक को एक अजीब बात नोटिस होती है। रेडियो सिग्नल थोड़ा ब्रेक हो रहा होता है। उसे लगता है कि कोई और रेडियो भी एक्टिव है आसपास। तब उसे समझ आता है, शायद मैथ्यूज अभी भी जिंदा है। शायद वो अब तक बेहोश था और अब उसका रेडियो ऑन हो गया है। आइजैक तुरंत अपना रेडियो बंद करता है और दीवार के पीछे से चिल्लाकर मैथ्यूज को बुलाता है। जुबा इतनी दूरी पर होने के कारण ये नहीं सुन पाता। आइजैक मैथ्यूज को बताता है, स्नाइपर दूर है और मैं उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। तुम अपने स्कोप से देखने की कोशिश करो। मैथ्यूज धीरे धीरे अपनी राइफल उठाता है। इधर आइजैक जुबा को बातों में उलझाए रखता है और बीच बीच में फायरिंग करके उसे कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जुबा कहता है, तुम दोनों की कहानी अब खत्म होने वाली है। अब मैं मैथ्यूज को शूट करूंगा। आइजैक जोर जोर से चिल्लाता है, मत हिलो मैथ्यूज। लेकिन तब तक मैथ्यूज फायरिंग शुरू कर देता है। वो कचरे के ढेर की तरफ कुछ राउंड्स फायर करता है, लेकिन इतनी दूरी से वो जुबा को हिट नहीं कर पाता। और फिर जुबा एक परफेक्ट हेडशॉट लेता है और मैथ्यूज का काम वहीं खत्म हो जाता है। ये देखकर आइजैक टूट जाता है। वो रो पड़ता है और जुबा को गाली देने लगता है। अब उसे समझ आ चुका है कि जुबा सिर्फ मार नहीं रहा, वो टॉर्चर करके मार रहा है। रोते हुए आइजैक कहता है, मैं घर जाना चाहता हूँ। जुबा कहता है, जा सकते हो, लेकिन तुम लोग वैसे भी वापस जाना नहीं चाहते। जंग खत्म हो चुकी है, फिर भी तुम यहाँ हो। तब आइजैक टूट कर सच बोलता है। वो कहता है कि वो डीन के लिए यहाँ है। एक मिशन में गलती से उसी के हाथ से डीन की मौत हो गई थी, इसलिए वो अपनी ड्यूटी पूरी किए बिना वापस नहीं जा सकता। वो खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता है। अब जुबा कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। आइजैक मौका देखकर रेडियो ठीक करने की कोशिश करता है। तभी वो सुनता है जुबा रेस्क्यू टीम से आइजैक बनकर बात कर रहा है। वो हेलीकॉप्टर को यहाँ बुला रहा है ताकि उन्हें भी मार सके। आइजैक समझ जाता है ये एक चेन ट्रैप है। पहले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फिर सिक्योरिटी, फिर स्नाइपर टीम और अब रेस्क्यू टीम। लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। थक कर वो वहीं लेट जाता है। पता नहीं कितनी देर बीत जाती है। तभी एक कौवा उसके जख्म को नोचने लगता है और उसकी आंख खुलती है। अब आइजैक फैसला करता है, अब आखिरी लड़ाई होगी। वो एक लकड़ी और रस्सी का इस्तेमाल करके मैथ्यूज की राइफल अपनी तरफ खींचता है। पहली बार फेल होता है, लेकिन दूसरी बार राइफल उसके पास आ जाती है। अब वो राइफल को सेट करके एम करने लगता है। तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। रेस्क्यू टीम आ चुकी होती है। अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है और वो तुरंत उठकर पूरी ताकत से उस टूटी हुई दीवार को धक्का देना शुरू कर देता है। आखिरकार जब आइजैक पूरी ताकत लगाकर उस टूटी हुई दीवार को धक्का देता है, तो एक पल ऐसा आता है जब वो दीवार पूरी तरह गिर जाती है। जैसे ही दीवार गिरती है, पूरा एरिया धूल और रेत से भर जाता है। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर आइजैक तुरंत अपनी राइफल सेट करता है और सीधा उस कचरे के ढेर की तरफ एक शॉट फायर कर देता है। लेकिन तुरंत ही सामने से जुबा भी जवाब देता है। वो भी आइजैक पर फायरिंग शुरू कर देता है। किस्मत अच्छी होती है आइजैक की। गोलियां उसके पास से निकल जाती हैं, लेकिन लगती नहीं। आइजैक एक और शॉट लेता है और फिर चुप होकर इंतजार करता है कि जुबा काउंटर फायर करे। लेकिन इस बार सामने से कोई आवाज नहीं आती। कुछ सेकेंड्स, फिर 1 मिनट, सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। आइजैक सोचने लगता है, क्या उसने सच में जुबा को मार दिया? फिर भी अब उसके पास रुकने का टाइम नहीं है। उसे तुरंत वहां से निकलना होगा। तभी दूर से यूएस आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स आते हुए दिखते हैं और धीरे धीरे उसके पास लैंड करते हैं। सोल्जर्स नीचे उतरते हैं, मैथ्यूज की डेड बॉडी और आइजैक को स्ट्रेचर पर डालकर हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। आइजैक बार बार उन्हें वार्न करता है, जुबा वहां है, उस कचरे के ढेर में छुपा है, प्लीज उस जगह पर बॉम्बिंग करो। लेकिन सोल्जर्स उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और उसे ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर हवा में उठता है, तभी अचानक नीचे से फायरिंग शुरू हो जाती है और अब साफ हो जाता है कि जुबा अभी भी जिंदा है। वो नीचे से लगातार हेलीकॉप्टर पर गोलियां चला रहा होता है। सोल्जर्स समझ ही नहीं पाते कि हमला किस डायरेक्शन से हो रहा है। आइजैक तुरंत अपना मास्क हटाकर चिल्लाता है, जुबा वो नीचे है, वो हम पर फायर कर रहा है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जुबा एक के बाद एक एक्यूरेट शॉट्स लेता है और देखते ही देखते दोनों हेलीकॉप्टर्स को गिरा देता है। सोचिए,
एक आदमी इतनी दूरी से पूरी रेस्क्यू टीम को खत्म कर देता है। यही है जुबा का असली डर। अंत में हमें दिखाया जाता है कि जुबा अपनी पोजीशन से उन क्रैश हुए हेलीकॉप्टर्स को देख रहा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जुबा एक और खतरनाक चाल चलता है। वो अमेरिकन रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्रैप करता है और उनकी आवाज की नकल करके बोलता है, हमारे हेलीकॉप्टर्स डाउन हो गए हैं, प्लीज रेस्क्यू भेजो। मतलब वो अब भी नए सोल्जर्स को फंसाने की तैयारी कर रहा है। इससे ये साफ हो जाता है कि जुबा का ये खूनी सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ और शायद तब तक चलता रहा जब तक अमेरिकन इराक छोड़कर वापस नहीं चले गए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। ये कहानी हमें ये समझाती है कि जंग चाहे कोई भी जीते, हार हमेशा इंसानियत की होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो द स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।